अभिनंदन अपार। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस फेसबुक कम यूट्यूब चैनल आज़ादी की कहानी के 18वें एपिसोड में। बिहार के परिवेश में, बिहार की परिस्थितियों में उग्रवादी आतंकवादी आंदोलनकारियों और उनके क्रियाकलापों के संबंध में हम आपसे विगत एपिसोड में चर्चा कर रहे थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताते हैं कि केनेडी हत्याकांड के बाद 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही बिहार में उग्रवादी गतिविधियां जारी थीं, लेकिन बिहार के उग्रवादी आतंकवादी गतिविधियों का परिचय सही अर्थों में हमें इसी हत्याकांड के बाद से मिलता है, अर्थात केनेडी हत्याकांड के बाद से। यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार का पहला क्रांतिकारी विस्फोट था केनेडी हत्याकांड। 30 अप्रैल 1908 की संध्या में मुजफ्फरपुर के एक वकील प्रिंगले केनेडी की गाड़ी पर बम फेंका गया। उसमें उनकी पत्नी और पुत्री थी। पुत्री की मृत्यु तो तत्काल ही घटना स्थल पर हो गई और मां की मृत्यु 2 मई को हो गई। वस्तुतः इन दोनों की हत्या गफलत में हुई, क्योंकि बम के प्रहारकों ने गलती से उनकी गाड़ी को जिला जज श्री किंग्सफोर्ड की गाड़ी समझ लिया। इसके पूर्व किंग्सफोर्ड कलकत्ता का प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट था और तरुण बंगाली राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कड़ी सजाएं देने के लिए कुख्यात था। उसने अनेक हल्के अपराधों के लिए भी दोषी पाए गए कार्यकर्ताओं को कोरों की सजाएं दिलवाई थीं। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप क्रांतिकारियों ने उसकी हत्या करने की योजना बनाई। उग्रवादियों ने यह निश्चय किया कि आतंकवाद का सर कुचलने की इस जज द्वारा की जा रही कोशिशों को बर्दाश्त करते रहना उचित नहीं है। उनकी यह धारणा थी कि जज अपने निर्णयों से राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत युवकों में आतंक फैला रहा है, अतः उन्होंने उसके आतंकवाद का उत्तर आतंकवादी गतिविधियों से ही देने का निश्चय किया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारतीय क्रांतिकारियों ने निरंतर चलने वाले सरकारी आतंकवाद का प्रत्युत्तर अपनी क्षीण शक्ति के अनुसार एकाध छिटपुट हमलों के माध्यम से देने की चेष्टा की। उन लोगों का यह विश्वास था कि अंग्रेज प्रशासक अपने दमन चक्र से भारतीयों को आतंकित किया करते थे। इससे लोगों में प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति का विकास होना स्वाभाविक था। उनके अन्यायपूर्ण एवं अत्याचारपूर्ण कृत्यों का प्रत्युत्तर देने के लिए ही बिहार के लोगों ने आतंकवादी क्रांतिकारी गतिविधियों का सहारा लिया था। इस प्रकार यदि आतंकपूर्ण गतिविधियों का जवाब आतंकवादी तरीकों से दिया जाता है, जो स्वाभाविक ही है, तो उसे क्रांतिकारी एवं आतंकवादी करार देना अधिक उचित नहीं प्रतीत होता। वस्तुतः आतंकवादी अंग्रेज सरकार ही थी जो किसी देश से आकर भोली भाली भारतीय जनता का सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक शोषण कर रही थी और इस शोषण का विरोध करने वालों को क्रूर दमन चक्र का शिकार बनाकर गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखना चाहती थी। इतिहासकार मनमथनाथ गुप्त का विचार है कि अंग्रेज पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के आतंकवादी व्यवहार के प्रतिकूल यदि बिहार के उग्रवादियों ने भी आतंकवादी गतिविधियों का सहारा लिया तो इसके लिए उसे दोषी करार नहीं दिया जा सकता, बल्कि अधिक से अधिक उन्हें प्रत्यातंकवादी कहा जा सकता है। लेकिन इस तथ्य में विचारणीय है कि इस प्रकार के छिटपुट हमलों से क्या बनता है, बिगड़ता है। इस संबंध में भारतीय क्रांतिकारी आयरिश वीर टेरेंस मैक्सवेनी के विचारों का उल्लेख किया जा सकता है। इस क्रांतिकारी नेता ने 72 दिनों तक उपवास रखकर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उनका विचार था कि कोई भी व्यक्ति जो कहता है कि सशस्त्र विद्रोह चाहे 10 ही व्यक्ति के द्वारा किया गया, चाहे उनके पास पत्थर के सिवा कोई शस्त्रास्त्र न हो, असामयिक, अपरिणामदर्शी तथा खतरनाक है, तो वह इस योग्य है कि उसका तिरस्कार किया जाए
तथा उस पर थूक दिया जाए, क्योंकि किसी न किसी के द्वारा कहीं न कहीं किसी न किसी तरह विरोध तो आरंभ होगा ही, और वह पहला विरोध हमेशा असामयिक, अपरिणामदर्शी तथा खतरनाक प्रतीत होगा। बिहार के उग्रवादी क्रांतिकारियों की गतिविधियां बहुत हद तक मनोवैज्ञानिक थी। उनका विश्वास था कि अंग्रेज पदाधिकारी ही अपने कृत्यों से भारतीयों में आतंक फैला रहे हैं, साथ ही अस्त्र शस्त्रों का भी प्रयोग करके उनको आतंक तथा भय से प्रताड़ित करना चाहते थे। भय एवं आतंक से प्रभावित होकर प्रतिक्रियावादी होना उनके लिए स्वाभाविक था। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए तथा अंग्रेजों को भयभीत एवं आतंकित करने के लिए यदि वे क्रांतिकारी एवं उग्रवादी कदम उठाते हैं तो यह कोई गलत बात नहीं होगी। उग्रवादी आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड को उसके दुष्कृत्यों की सजा देने के लिए व्यापक योजना बनाई तथा उसके क्रियान्वयन का भार दो निर्भीक तरुणों श्री खुद्दीराम बोस और श्री प्रफुल्ल चंद्र चाकी को दिया गया। इन क्रांतिकारी नाविकों ने इस कार्य को संपन्न करने के लिए अदम्य उत्साह प्रदर्शित किया। इन्हें बम विस्फोट करने का प्रशिक्षण देकर मुजफ्फरपुर भेजा गया, क्योंकि कलकत्ता के क्रांतिकारी गतिविधियों से भयभीत होकर किंग्सफोर्ड ने अपना तबादला मुजफ्फरपुर करा लिया था। ये दोनों जब मुजफ्फरपुर आए तो कुछ दिनों तक एक धर्मशाला में रहकर किंग्सफोर्ड की दिनचर्या का गुप्त रूप से जायजा लिया और अपनी योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु उचित समय और स्थान का निर्धारण किया। उन्होंने गुप्त रूप से अपनी योजना की जानकारी बंगाल और बिहार में सक्रिय अपने सहयोगियों को भी दी। वे 30 अप्रैल 1908 की रात्रि में अपने दायित्व को पूरा करेंगे। उन्होंने निर्धारित तिथि को पूर्व नियोजित कार्यक्रमानुसार अपना कार्य संपन्न भी कर दिया, परंतु दुर्भाग्यवश वह गाड़ी किंग्सफोर्ड की न होकर एक प्रमुख वकील प्रिंगले कैनेडी की निकली और किंग्सफोर्ड के स्थान पर कैनेडी की पत्नी और पुत्री की हत्या हो गई। स्वभावतः इस घटना से मुजफ्फरपुर में कुछ अधिक आतंक फैल गया। घटनास्थल को चारों तरफ से पुलिस ने अपने घेरे में ले लिया, लेकिन यह सांप निकलने के बाद लकीर पीटने जैसी बात थी, क्योंकि आक्रमणकारी क्रांतिकारी तब तक वहां से फरार हो चुके थे। पुलिस ने तुरंत दोनों बंगाली तरुणों के संबंध में सूचना लाने वाले को पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की। विभिन्न रेलवे स्टेशनों को भी तार द्वारा सूचित कर दिया गया। खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी रातों रात रेलवे लाइन के किनारे किनारे समस्तीपुर की तरफ लगभग 25 मील चले गए। दूसरे दिन पूसा रोड स्टेशन, जो वैनी या प्राचीन कालीन नाम के हिसाब से वैनपुरी थी, पर खुद्दीराम बोस जितू शाह नामक एक हलवाई की दुकान से कुछ खाने की वस्तु खरीदने गए। उस दुकान में मौजूद लोग परस्पर विगत रात्रि मुजफ्फरपुर बमकांड के संबंध में बातचीत कर रहे थे। उनकी वार्ता सुनकर ही खुद्दीराम को यह ज्ञात हुआ कि किंग्सफोर्ड बच गया और निर्दोष महिलाएं मारी गई। यह सुनकर खुद्दीराम बोस अचंभित रह गए और अपार हार्दिक वेदना की स्थिति में उनके मुंह से चीख निकल गई। इसे सुनकर वहां मौजूद लोगों का ध्यान उन पर केंद्रित हो गया। उनकी मानसिक स्थिति और अस्त व्यस्त हुलिये के कारण लोगों को उन पर हत्यारा होने का संदेह हुआ और लोगों की भीड़ ने उनको घेर लिया। वस्तुतः जनता को क्रांतिकारी गतिविधियों से कोई लगाव नहीं था और न उनमें क्रांतिकारियों के प्रति कोई सहानुभूति थी। अंग्रेजों से इनाम प्राप्त होने का लोभ वे संवरण नहीं कर पाए और उस महान देशभक्त को पकड़कर पुलिस के हवाले करने को उद्यत हो गए। खुदीराम में उत्साह एवं जोश की कमी नहीं थी। वे आसानी से आत्मसमर्पण करने वालों में से नहीं थे। उनके पास पिस्तौल थी, परंतु वे उनका प्रयोग आम जनता पर करना नहीं चाहते थे। अतः उन्होंने भागने का प्रयास किया। लोग उन्हें पकड़ने को उनके पीछे दौड़ने लगे। यह कितना आश्चर्यजनक दृश्य था कि जिस जनसाधारण को स्वतंत्रता दिलाने एवं सामाजिक आर्थिक शोषण से मुक्त कराने हेतु क्रांतिकारी आतंकवादी संकल्प लेकर अपना सब कुछ सर्वस्व होम करने हेतु कटिबद्ध थे, वही जनता
उनको पकड़कर उन अंग्रेज शासकों से इनाम पाना चाहती थी जो उन्हें गुलाम बनाए रखकर उन पर जुल्म जारी रखना चाहते थे। यह इस तथ्य का भी परिचायक है कि बिहार के जनसाधारण में क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रति तनिक भी आस्था नहीं थी और वे उन्हें सहयोग देना चाहते थे ही नहीं थे। साथ ही इससे यह भी पता चलता है कि बिहार में सक्रिय उग्रवादी आतंकवादियों में सक्षम नेतृत्व का नितांत अभाव था। वे जनसाधारण को उग्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियों से अवगत नहीं करा पाए थे और न ही वे उनको इससे प्रभावित कर पाए थे। अंततः अपराधियों की खोज में मुजफ्फरपुर से भेजे गए 2 सिपाहियों यथा शिव प्रसाद मिश्र और फतेह सिंह द्वारा खुद्दीराम बोस गिरफ्तार कर लिए गए। सिपाहियों ने आरक्षी अधीक्षक श्री आर्मस्ट्रांग को इसकी सूचना दी। वह तुरंत वैनी पहुंचे और एक विशेष रेलगाड़ी से खुद्दीराम को लेकर मुजफ्फरपुर स्टेशन पहुंचे। स्टेशन से एक फिटिंग पर खुद्दीराम को लेकर वह जेल की ओर बढ़े। खुद्दीराम बोस ने अपने दर्शनार्थियों की भारी भीड़ के समक्ष वंदे मातरम का अनवरत नारा लगाया। अब इसके बाद का इतिहास प्रायः वही है जो बंगाल, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश के अन्य शहीदों का है। अंग्रेज पदाधिकारियों की केवल एक ही इच्छा थी कि ऐसे क्रांतिकारियों को जीवित न रखा जाए, अतः खुदीराम बोस की हत्या के उद्देश्य से न्याय का नाटक रचा गया। एक विशेष जज श्री कर्नाटक की अदालत में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। मुजफ्फरपुर के कालिदास बसु ने खुदीराम बोस की ओर से वकालत की। अदालत से उन्हें फांसी की सजा मिली। हाई कोर्ट में अपील अवश्य किया गया, परंतु वहां भी सजा बहाल रही और 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। कुछ लोगों ने, जिन्होंने इस 18 वर्षीय तरुण को अपनी आंखों से देखा था, कहा कि वह किंचित भी भयभीत नहीं था एवं उसके मुंह पर हमेशा हंसी खेलती रहती थी। सचमुच देश की स्वतंत्रता की बेदी पर वह एक अमर शहीद थे। इस घटना के संबंध में दूसरे क्रांतिकारी प्रफुल्ल चंद्र चाकी खुदीराम बोस को इस हत्याकांड के संबद्ध दूसरे क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस को पूसा रोड में ही छोड़कर समस्तीपुर की ओर बढ़े। वहां एक रेलवे कर्मी श्री त्रिगुणाचरण घोष ने उन्हें न केवल आश्रय दिया बल्कि उन्हें कपड़े आदि देकर रात की गाड़ी से मोकामा तक के लिए टिकट खरीदकर एक डिब्बे में बैठा दिया। दुर्भाग्यवश उसी डिब्बे में नंदलाल बनर्जी, एक बंगाली दरोगा, भी यात्रा कर रहा था। दरोगा को प्रफुल्ल पर संदेह हुआ और इनाम के लालच में उसने तार द्वारा मुजफ्फरपुर पुलिस को इसकी सूचना दे दी। वहां के मजिस्ट्रेट श्री वुडमैन ने तुरंत मोकामा पुलिस को सूचित किया एवं उक्त दरोगा का प्रफुल्ल चाकी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। दरोगा ने जो ही प्रफुल्ल चाकी को गिरफ्तार करने की कोशिश की, चाकी ने उस पर गोलियां चलाई, परंतु दुर्भाग्यवश यह प्रयास निष्फल रहा। तरुण प्रफुल्ल ने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु का वर्ण करना श्रेयस्कर समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर ली। 2 मई 1908 को यह घटना घटी। इस घटना से सर्वत्र सनसनी फैल गई। नवयुवकों पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। उनके मन में यह भावना जागृत हुई कि देश के लिए मर मिटना कितना गौरवपूर्ण कार्य है। अनेक नवयुवकों के हृदय में यह इच्छा जागृत हुई कि उग्रवादी आतंकवादी आंदोलन में भाग लें। दारोगा नंदलाल बनर्जी के प्रति उन युवकों के मन में अथाह घृणा की भावना पैदा हुई। उन लोगों ने चाकी के बलिदान का बदला लेने के लिए 9 नवंबर 1908 को कलकत्ता के सर्वेंटाइन लेन में नंदलाल बनर्जी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस तरह बंगाल के क्रांतिकारियों ने प्रफुल्ल चाकी का तर्पण नंदलाल बनर्जी के शोणित से किया। इसके बाद बिहार में कार्यरत अंग्रेज पदाधिकारियों की गतिविधियों में आतंक एवं भय की झलक दिखाई देने लगी। वे अब आतंकित रहने लगे कि न जाने कब उनके वध के लिए भी क्रांतिकारियों द्वारा प्रयास किया जाए। वे अपनी सुरक्षा के प्रति चिंतित रहने लगे और इसके लिए विशेष प्रबंध करने पर विवश हुए।
साथ ही उग्रवादी क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए क्रूर दमन चक्र भी चलाया जाने लगा। संदेह के आधार पर लोगों को गिरफ्तार कर उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाने लगा। नवयुवकों को विशेष रूप से संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा। अंग्रेज प्रशासकों के उपर्युक्त कार्यों से बिहार के युवक एवं जागरूक जनसमूह क्षुब्ध हो उठे और उनमें प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति विकसित होने लगी। 1908 तक अंग्रेजों की दमनकारी नीति पर आधारित गतिविधियां अत्यधिक तीव्र एवं उग्र हो गई थीं। ठीक इसी अनुपात में उग्रवादी आतंकवादी गतिविधियों में भी तेजी आ रही थी और उसका स्वरूप निरंतर भयानक होता चला जा रहा था। जहां कहीं भी वंदे मातरम की आवाज सुनाई देती, वहां उसे गाने वाले को कोड़े मारे जाते, ताकि इस दृश्य को देखकर शोषित और निर्बल जनता इस हद तक भयभीत हो जाए कि आगे गाने की हिम्मत न कर सके। लेकिन इसका प्रभाव उल्टा ही हो रहा था। क्रांतिकारियों पर जितना ही ज्यादा जुल्म किया जाता था, युवकों में उग्रवाद के प्रति रुझान उतना ही ज्यादा हो रहा था। वे अपने ऊपर किए जा रहे अत्याचार का बदला लेने के लिए अपने आप को तैयार करने लगे थे। उनके समक्ष प्रत्यक्षतः एक ही मार्ग शेष था कि वे उग्रवादी क्रांतिकारी बने और अपने अपमान का बदला लें। अंग्रेजों की नग्न दमन की नीति के विरोध में खुद्दीराम बोस द्वारा फेंका गया बम अंग्रेजी साम्राज्यवाद के समर्थकों की नजर में पथभ्रष्ट युवकों द्वारा किया गया कार्य था। उनकी नजर में आतंकवादी घटनाएं एक बहुत बड़ी गिरफ्ता थी, लेकिन बिहार के युवकों के हृदयों में उग्रवादी क्रांतिकारियों की गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के प्रति अभिरुचि काफी तेजी से विकसित होने लगी थी। बिहार के उन जिलों में जो बंगाल की सीमा के पास अवस्थित थे, क्रांतिकारी गतिविधियों में कुछ तीव्रता आने लगी, क्योंकि उन्हें सहज ही बंगाल के क्रांतिकारियों का संपर्क साहचर्य सुलभ होने लगा। पूर्णिया, भागलपुर एवं समस्तीपुर में क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। जहां तक अंग्रेज प्रशासकों द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन के दमन का संबंध है, यूं तो उनके तर्कस में असंख्य तीर थे, किंतु उग्रवादी क्रांति के संबद्ध आतंकवादी गतिविधियों के लिए अपराधी पाए जाने वालों के निमित्त एक ही सजा अंग्रेज पदाधिकारियों एवं न्यायाधीशों की नजर में थी, और वह थी मौत। मौत ही आसान नहीं, काफी कष्टप्रद। मारने के पहले उन्हें तरह तरह से यातनाएं दी जाती थीं, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। जेल में बंद क्रांतिकारियों को किसी प्रकार की सुविधा का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। उग्रवादियों को बिहार में अपनी प्रारंभिक अवस्था में जन समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। इसका एक प्रबल प्रमाण इससे बढ़कर क्या होगा कि बिहार का कोई अधिवक्ता खुद्दीराम बोस की केस का पैरवी करने हेतु भी प्रस्तुत नहीं था। अंततः एक बंगाली वकील कालिदास बोस उनकी ओर से पैरवी करने के लिए अदालत में प्रस्तुत हुई। यह अलग बात है कि स्वयं खुद्दीराम बोस ने घोषणा की कि उन्हें वकील की जरूरत ही नहीं है। न्यायालय में उन्होंने स्वयं निर्भीकता पूर्वक स्वीकार किया कि उन्होंने ही बम फेंका था। उनकी इस निर्भीकता की प्रशंसा तत्कालीन क्रांतिकारी आंदोलन के समर्थक अनेक समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं ने की। विशेषकर पंजाब एवं बंगाल के पत्र पत्रिकाओं ने उनके त्याग और बलिदान के संबंध में अनेक लेख प्रकाशित किए, जिसके एवज में उन्हें अंग्रेज प्रशासकों का कुपभाजन बनना पड़ा। लेकिन दुखद विषय यह है कि बिहार के किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका में उनके देश प्रेम एवं बलिदान की कोई विशेष चर्चा नहीं की गई। बिहार के जमींदारों, सामंतों ने भी खुद्दीराम बोस के प्रति कोई सहानुभूति प्रदर्शित नहीं की, और इस समय के बिहार के श्रमिक एवं कृषकों का झुकाव भी उग्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर कोई विशेष नहीं था। यह एक दिलचस्प तथ्य है कि बिहार की जनता ने खुद्दीराम बोस को पकड़वाने में प्रशासन की सहायता की। वस्तुतः वे उस समय खुद्दीराम जैसे क्रांतिकारियों की गतिविधियों के महत्व को नहीं समझते थे, मगर जब खुद्दीराम बोस को फांसी दे दी गई तो एकाएक जनता में उनके प्रति सहानुभूति एवं प्रशंसात्मक भावना का उदय हुआ तथा वे उन्हें शहीद के रूप में सम्मान देने लगे। जब जनता को सच्चाई का पता लगा कि उग्रवादी क्या चाहते हैं, तो उन्हें उन समर्थन एवं सहयोग देना प्रारंभ किया। दरअसल खुद्दीराम बोस के आत्म बलिदान का जादू तत्क्षण बिहारियों पर चढ़ा, और इसका प्रमाण यह था उनके शव की अंत्येष्टि के समय उनकी चिता के चारों ओर एकत्रित विराट जन समुदाय जो वंदे मातरम के नारों से वातावरण को गुंजित कर रहा था। यही इस तथ्य का
स्पष्ट प्रमाण है कि इस घटना के पश्चात लोगों के मस्तिष्क में उग्रवादी क्रांति के प्रति अभी रुचि जागृत होने लगी थी। शेष अब आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।